और अब हम बात करेंगे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के दर्द की। इस दर्द का बखान उसी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक वायनाड के सांसद राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन में कर रहे हैं। राहुल गांधी 10 दिवसीय दौरे पर ब्रिटेन में हैं और इस दौरान उन्होंने सबसे पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने एक लेक्चर में भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताया था। उनके बयानों से ऐसा लग रहा था कि भारत सीरिया बन गया हो। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए उनके लेक्चर ने उन्हें भारत के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोपी बना दिया। बीजेपी ने विदेशी सरजमीन से भारत के लोकतंत्र और भारत के खिलाफ की जा रही बयानबाजी पर अफसोस जताया है। बीजेपी ने राहुल गांधी से ऐसा करने की नसीहत दी है। राहुल गांधी ने केवल कैम्ब्रिज में ही नहीं बोला, कार्यक्रम के मुताबिक उन्हें इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट और चैथम हाउस में भी अपनी बात रखनी थी। और अपने दूसरे कार्यक्रम में उन्होंने खुद पर लग रहे आरोपों का जवाब दिया। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम इंडिया इनसाइट्स में राहुल गांधी ने से जब इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने जो भी कहा है वो सही है और उन्होंने भारत का अपमान नहीं किया है। राहुल गांधी ने अपने बयान के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। आपको सुनवाते हैं। So this constant talk about Rahul Gandhi going to foreign soil and becoming defaming India, that seems to be a very constant narrative. And when you especially when you visit countries and this one has been no same. I mean, your Cambridge lecture has been cited as an example of. There's nothing defaming India in my Cambridge lecture. Last I recall the Prime Minister going abroad and announcing that there's been nothing done in 60 years of independence, 70 years of independence. I remember him saying that, there's a lost decade of 10 years, there's unlimited corruption in India. I remember him saying them abroad. These were not things he said in India, these were things he said abroad. Right? Of course, the BJP like to twist what I say. That's fine, and the media likes to sort of play it up. I mean, it gives you TRPs and all. But the fact of the matter is, the person who defames India when he goes abroad is the Prime Minister of India. Okay, that's a. You haven't heard his speech where he said nothing happened in 70 years, right? Insulting every single Indian's parents, grandparents. Well, that's what I said. Independence didn't happen in the independence is washed away. Yeah. Right. So if that's not an insult, what's an insult, right? Or saying that there was a lost decade, nothing happened in India for the last 10 years. So what about all these people who worked in India, who built India in those 10 years? Is he not insulting them? He's doing it in foreign soil. No, that's what I said. That's what the narrative that gets built up. And of course it does, because there's money behind the narrative. There's Mr. Adani behind the narrative. There's billions of dollars behind the narrative, right? And there's a transfer taking place. The narrative is built up, and then India's wealth is given to Mr. Adani. So that's the exchange. It's a transfer. We don't accept that transfer. We don't do it. Hence, no narrative. वैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरह ही राहुल गांधी ने चैथम हाउस और आईजीए के कार्यक्रम में भारतीय सरकार के विरोध में कई बातें कही। खासतौर से विपक्ष की आवाज दबाने और असली मुद्दों से ध्यान हटा लेने का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने इस बार 5 मुख्य बिंदुओं पर बात की है। विपक्ष की आवाज दबाए जाने का आरोप लगाया, बेरोजगारी, महिला अत्याचार जैसे मुद्दों पर ध्यान न देने की बात कही, मीडिया को दबाव में रखने की बात भी कही गई और चीन के मामले में दबे रहने का आरोप लगाते के साथ साथ बीबीसी की आवाज दबाए जाने की बात भी राहुल गांधी ने कही। कुल मिलाकर राहुल गांधी कैम्ब्रिज में दिए गए अपने संबोधन को दूसरे मंचों पर ले जाकर नए स्तर पर ले गए। बीजेपी लगातार यही आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी विदेशी जमीन से भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। बीजेपी का यही कहना है कि राहुल गांधी को जिन मंचों से भारत विकास की बात करनी चाहिए, वहां से वो भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ब्रिटेन के अलग अलग मंचों से अपनी मन की सारी बातें बोलते हुए नजर आए। उन्होंने इस बार भारत सरकार पर मीडिया को दबाव में रखने की बात कही। उनके मुताबिक जो मीडिया हाउस या पत्रकार सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उन पर कार्रवाई होती है और जो सरकार के पक्ष में बात करते हैं, उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। अपनी बात रखने के लिए उन्होंने बीबीसी का उदाहरण भी दिया। आपको वो भी सुनवाते हैं। Documentary which has garnered huge controversy and one dominant narrative that has come out from New Delhi is that this is in some ways reflective of the colonial hangover.
that Britain is still trying to meddle into India affairs, not something that any sovereign country really likes to find themselves into or to be a target of. What are your thoughts on this? Yeah, it's sort of similar to Mr. Adani. It's also a colonial hangover. Every place where there is opposition, there's an excuse. You asked why we did the yatra, what was the idea behind the yatra? The idea behind the yatra was an expression of voice, right? And there is suppression of voice across the country. Suppression of voice, example is the BBC. But BBC is just one element of it, right? You found out, well, the BBC has found out about it now, but it's been going on in India for the last 9 years, right? Non-stop. Everybody knows that. Journalists are intimidated, they're attacked, they're threatened, and the journalists who toe the line of the government are rewarded. Right? So it's a part of a pattern, and I wouldn't expect anything different. But if the BBC stops writing against the government, everything will go back to normal. All the cases will disappear. Everything will go back to normal. Right? So this is the new idea of India. The BJP wants India to be silent, right? And they want it to be quiet. They want the Dalits, the lower caste, the Adivasis, the media. They want silence. And they want silence because they want to be able to take what is India's and give it to their close friends. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मंच से चीन को सद्भावना वाला देश कहने वाले राहुल गांधी ने इस बार चीन को लेकर अलग सुर अपनाया। राहुल गांधी ने चीन को लेकर भारत सरकार की नीति पर सवाल उठाया और राहुल गांधी के मुताबिक भारत सरकार ये मान रही है कि उनकी जमीन कब्जाने वाली चीन से वो नहीं लड़ पाएंगे। If you notice the statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. If China is much more powerful than us, how can I pick a fight with them? मतलब, at the heart of the ideology is cowardice. अगर वो मुझसे कमजोर है, तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा। मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो भी भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो, जो उनकी किताब है उसमें लिखा कि एक दिन उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। तो देखिए, अगर 5 लोग एक आदमी को पीटते हैं और फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति को बड़ी खुशी हो रही है, वो कायरता ही है। अगर लड़ना ही है तो एक व्यक्ति से जाके अकेले लड़ लो, मगर नहीं, 5-10 लोग सावरकर जी के साथ एक व्यक्ति को पीटते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी में यह भी है, if someone is stronger, and the foreign minister of the country is saying it, you imagine he's saying China is stronger than us, so we can't fight with them. Acha, the British were stronger than us, so then we should not have fought with them. वैसे सच तो ये भी है कि पिछले करीब 6 वर्षों में ऐसे कई मौके आए हैं जब राहुल गांधी ने विदेशी सरजमीन से भारत सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई तरह की बातें कही हैं, और इसलिए उनसे भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या देश के अंदर की सियासत को विदेशी धरती पर ले जाना जरूरी है। देश होली का त्योहार मना रहा है, राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पर हैं। कोई त्योहार हो
तो देश में नहीं विदेश में पाए जाते हैं। और विदेशी दोस्त हों, विदेशी एजेंसियां हो या विदेशी जमी हो, देश पर प्रहार करने से कहीं बाज नहीं आते हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि वो भारत को बदनाम करने में कहीं पीछे नहीं रह रहे। आज भी इसी सनक में, इसी सुरूर में है कि डायनेस्टी ही डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी ही डायनेस्टी है। उनको लगता है कि अगर परिवार तंत्र नहीं है तो प्रजातंत्र को खतरा हो गया है। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने ये जो परिवार की परिक्रमा है उसको परास्त करके परिश्रम और परिणाम को प्राथमिकता दी है। उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है, उस कार्य संस्कृति चेंज हुई है, उसे वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लोकतंत्र है लेकिन उस पर निरंतर प्रहार होते रहते हैं। चाहे न्यायपालिका हो, उसको नियंत्रित करने का प्रयास होता है, जांच एजेंसी हैं उनको नियंत्रित करने का प्रयास होता है, और राजनीतिक दलों के नेताओं पर निरंतर कार्रवाई होती रहती है, जिसको लेकर के भी लोकतंत्र बदनाम होता है। लेकिन विदेशी धरती पर जाकर अगर इस तरह की बयानबाजी होती है तो आपको लग रहा है कि सही है ये? नहीं, देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर वक्तव्य देना मैं उसको राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं मानता। इस तरह का कार्य विपक्ष के अन्य नेता भी और सरकारी दल के नेता भी अतीत में कर चुके हैं। राहुल गांधी को जब जब विदेशी मंचों पर बोलने का मौका मिला है तो उन्होंने भारत सरकार के कामकाज और नीतियों पर सवाल उठाए हैं। कैम्ब्रिज में बोलते वक्त भी उन्होंने देश के लोकतंत्र पर ही सवाल उठा दिए थे। लेकिन एक विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से यही उम्मीद की भी जा सकती है। अब सवाल खुद से पूछा जाना चाहिए कि अगर विपक्ष का कोई नेता विदेशी मन से भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल उठा रहा है, वो भारत सरकार पर मीडिया को दबाने या तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगा रहा है, तो क्या इसे देश के अपमान से जोड़ा जाना चाहिए? हमें लगता है कि ये पूरी तरह से आपके विवेक पर निर्भर करता है। जी न्यूज़।